हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। नदीम सियोज, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? सर्दी कैसी पड़ रही भाई? सर्दी ने तो अपना थ्रेशोल्ड छू लिया है लगता है। हम्म। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? सर्दी में बारिश डेडली कॉम्बिनेशन है। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? भाई यूनिट डायमेंशन और एरर भी एक लेक्चर का है, वो भी करा दूंगा। और बोलो, इसके बाद उसी का नंबर है। इतना कुछ कराया है तो कुछ नहीं छोड़ूंगा भाई, टेंशन मत लीजिए। मेरी तरफ से कुछ नहीं छूटेगा। चलिए, तो आज केटीजी की बात करते हैं। तो केटीजी में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपका बहुत जाना पहचाना, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में बहुत जम के पढ़ा है इसको। ठीक है, फिर भी आपका रिकैप हो जाएगा। चलिए, तो केटीजी में जो एजम्पशंस हैं, जो एजम्पशन है, कभी कभी क्या होता है कि चार ऑप्शन दे देते हैं, केटीजी के एजम्पशन ही पूछ लेते हैं। तो एजम्पशन भी एक दो बार पढ़ लीजिएगा कि दिमाग में रहे। ठीक है, ठीक है। नदीम कह रहे हैं फिजिक्स ही नैया पार करेगा। बेटा फिजिक्स में केवल नैया जो है एक से पार नहीं होगी। कितना भी चप्पू चलाओगे, है ना, किनारे नहीं लगेगी। तीनों को आपको करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि भाई देखो, अगर आपको 180 का आंकड़ा छूना है बच्चों, 180 का आंकड़ा अगर छूना है तो आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। क्या आप 180 पूरा का पूरा जो है, अगर 30 में 30 क्वेश्चन सही करते हैं, 25 क्वेश्चन सही करते हैं, तो 100 नंबर ही तो ले आएंगे फिजिक्स में। बाकी 40-40 नंबर तो लाना पड़ेगा। तो ऐसा मत सोचिए, सभी को बराबर पढ़िए, है ना। और आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, हो सकता है उसमें आप 60-70-80 खींच रहे हो, बाकी में 60-60 खींच रहे हो, वो हो सकता है। बट केवल एक से आप सोचो कि नैया पार लगेगी, मुश्किल है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं फिर इसके एजम्पशंस पे। तो एजम्पशंस मैं पढ़ दे रहा हूं जिससे आपके दिमाग में भी रहे। मैंने लिस्टेड कर दिया है बहुत शॉर्ट में, सामान्य भाषा में। साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल एज कंपेरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। मतलब गैस मॉलिक्यूल दिख रहा होगा सभी को, मैं थोड़ा साइड हो जाऊं, सभी को दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो जो इंटर, एक बार पढ़ लीजिए, जो गैस मॉलिक्यूल है वो निग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, साइज, है ना। साइज जो है वो निग्लिजिबल है, किसका? मॉलिक्यूल का साइज निग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये दिख गया पहला। मॉलिक्यूल ऑफ गिवन गैसेस आर ऑल आइडेंटिकल। तो जो भी गैस होगा, एक पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल माने जाएंगे। जितने भी गैस मॉलिक्यूल होंगे वो हर मायने में आइडेंटिकल माने जाएंगे, स्फेरिकल माने जाएंगे और परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मास माने जाएंगे। तो जितने भी किसी पर्टिकुलर गैस के गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वो पूरे के पूरे क्या माने जाएंगे? वो पूरे के पूरे आइडेंटिकल माने जाएंगे, वो स्फेरिकल होंगे और वो हमेशा इलास्टिक कोलिजन करेंगे ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो जो गैस का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम कंसीडर होगा, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स निग्लिजिबल होगा, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स निग्लिजिबल होगा। डेंसिटी ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट ऑफ द कंटेनर। ठीक है, डेंसिटी आपकी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। मॉलिक्यूल ओबे न्यूटन्स लॉ, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बट एज ए होल देयर मोशन इज आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब बताया था, याद है आप लोगों को? मैंने जब थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाया था तो एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक बताया था। मतलब वही पूरे के पूरे वॉल्यूम में आप मोशन जो है आइडेंटिकल कंसिडर कर सकते हो। दैट इज एनी मॉलिक्यूल कैन मूव रेंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी।
ठीक है, तो कोई मॉलिक्यूल कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, टाइम स्पेंट इन ए कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। ये एजम्पशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम स्पेंट इन कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का जो कोलिजन का समय होगा, ठीक है, वो निग्लिजिबल होगा इन कंपैरिजन टू टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन जो हो रहा होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो टाइम ऑफ कोलिजन होगा, है ना, between two molecule is negligible in comparison to time between successive collision. The number of collision per unit volume in a gas remain constant. तो किसी गैस पर्टिकुलर गैस में जो नंबर ऑफ कोलिजन है पर यूनिट वॉल्यूम वो कांस्टेंट माना जाएगा। नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल का अपना इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका निग्लिजिबल होगा। लास्ट लाइन, लास्ट पॉइंट भी सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर ड्यू टू विच देयर मोमेंटम चेंजेस, है ना। मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो सबको पता है जैसे बॉल जो है वॉल से टकराती है, इलास्टिक है तो अपनी उसी वेलोसिटी से रिबॉन्ड करती है, तो देयर विल बी ए मोमेंटम चेंज। और अगर चेंज इन मोमेंटम होगा तो फोर्स होगा, है ना। बॉल वॉल पे फोर्स लगाएगा और वॉल बॉल पे फोर्स लगाएगा, मतलब मॉलिक्यूल्स पे। The change in momentum is transferred to the wall of the container due to which pressure is exerted by gas molecule on the wall of the container. ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल जो है एग्जर्ट करेंगे कंटेनर के वॉल पे प्रेशर। अब तो ये चीज एक थ्योरी की चीज थी, मैंने लिस्ट कर दी है, एक दो बार पढ़ लेना। और ठीक है, आगे बढ़े, ये क्लियर है। चलिए, तो अब जो ये प्रेशर की बात कर रहा है, तो वो प्रेशर की का एक्सप्रेशन क्या है, मैं वो अननेसेसरी डेरिवेशन स्किप करूंगा। डेरिवेशन इनफैक्ट इस पे कोई जरूरत ही नहीं है। तो मान लीजिए जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, गैस मॉलिक्यूल, तो वो रेंडमली इधर उधर मूव कर रहे होंगे, ना। तो इनका जो भी रैंडम मोशन होगा और इसके वजह से जो कोलिजन होगा वॉल पे, उससे कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट होगा। और वो जो भी प्रेशर होगा उसकी जो वैल्यू है वो आती है PV is equal to N1/3 NM। आप बहुत सारे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, मैं पूरा डायरेक्ट अभी नहीं लिख रहा हूं, कुछ इसमें से जो एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है वो आपको पहले बता दे रहा हूं। तो N इंटू एम कर लो, N इंटू एम, है ना। PV इक्वल टू 1/3 NM। बहुत बच्चों को ये रटा भी होगा, VRMS। ठीक है, अभी VRMS पे भी आएंगे। ठीक है, अब इसमें N क्या है बच्चों? N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। N मोल्स नहीं है यहां पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ये एक काम करो, इससे कंफ्यूजन होगा ना, तो ये बेटर है कि इसको ऐसे लिखो, एवोगैड्रो नंबर से NM। N है अपना एवोगैड्रो नंबर, Na है 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो है, और M है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब यहां से 1/3 NM VRMS स्क्वायर, N जो है 6.0 10⁻23। अरे भैया कहाँ रहते हो, थर्मो हो गया, 7 लेक्चर थर्मो के ही हुए हैं।
ठीक है, उसमें 3 लेक्चर थर्मो के ही हुए हैं, जाके देखिए पूरा प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक सारा डिस्कस हो चुका है। पूछ रहे हो थर्मो हो गया। m इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल और n जो है एवोगैड्रो है। तो यहां से अब आप बता सकते हो कि अब देखो एक चीज बताओ कि जो वेट है W, वेट ऑफ गैस, क्या बोल सकते हो, n इंटू एम बोल सकते हैं, है ना, या फिर इसको हम और क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को n लिख रहा हूं, इंटू मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं, जिसमें n अपना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। और फिर ये जो होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर, ये आप लोग के लिए बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास। आई थिंक ये सब बहुत, फिर जो केमिस्ट्री में तो ये सब बहुत ABCD है, तो NM है, ठीक है, ये क्लियर है ये। अब यहां से आप बता सकते हो, देखो इन दोनों एक्सप्रेशन से ना, इन दोनों एक्सप्रेशन से आप क्या बता सकते हो कि n इंटू एम को आप नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो, n इंटू नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो बताओ, n इंटू स्मॉल m। भाई नंबर ऑफ मोल्स अगर है तो नंबर ऑफ मोल्स को और क्या लिख सकते हो, एक मिनट यहां पे गड़बड़ हुआ है, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा पहले, NM है ना, दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे लिख सकते हैं, इनटू मॉलिक्यूलर मास m, ये होगा। वेट को दो तरीके से लिखा जा सकता है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू जितने मॉलिक्यूल हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर, या फिर वही टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ये लिख सकते हो। अब इसको क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू m। तो मैं वही कह रहा हूं कि यहां से अपना n कट जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देखना जरा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू m उल्टा लिख दिया है क्या, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ये लिखना पड़ेगा यहां पर। और ये थोड़ा गड़बड़ लिखा है मैंने, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, और ये हो जाएगा n इंटू मॉलिक्यूलर वेट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, दोनों वेट को ही बयां कर रहे हैं। अब देखो सही है क्या, क्लियर है। तो यहां पे n इंटू एम इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू m। अब n इंटू कैपिटल M, m यहां मॉलिक्यूलर है, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो n इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू m। तो नंबर ऑफ मोल्स हट गया, तो मतलब मेरा आपको ये कहना था कि आप m को स्मॉल m इंटू n लिख सकते हो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आई थिंक ये आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि मॉलिक्यूलर मास को, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर लिखा जा सकता है। तो अगर ऐसा है बच्चों, तो mn को हम कैपिटल M लिख सकते हैं, और यहां से आप डेंसिटी के फॉर्म में, एक तो एक्सप्रेशन आपको ये है इंपॉर्टेंट, इसी का दूसरा फॉर्म देखिए, कई सारे फॉर्म आपको मिलेंगे इसमें कई सारे फॉर्म मिलेंगे। दूसरा फॉर्म ये बन सकता है इसमें, देखो कि P इज इक्वल टू 1/3 m अपॉन nm, वेट भी है तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, तो वेट अपॉन वॉल्यूम, nm अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा, nm
अपॉन वॉल्यूम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। तो P को आप लिख सकते हो 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। तो प्रेशर को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, प्रेशर को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर या दिस वन। जल्दी बताइए, ये क्लियर है सभी को? ये क्लियर है बच्चों? भाई बचे चैप्टर तो जरूर पढ़ने चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करिए, बट बचे चैप्टर, कोई चैप्टर मत छोड़िए। पहला रिक्वायरमेंट ये है जेई मेंस के लिए कि सभी टॉपिक्स अपने टच में हो, सबके बेसिक फॉर्मूले और सब कुछ टिप पे हो, ठीक है? वो प्रैक्टिस से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने मान लीजिए कुछ सर्टेन टॉपिक्स के केवल खूब प्रैक्टिस किए, लेकिन जो टॉपिक आपने छोड़ा उसके टिप पे कोई क्वेश्चन आ गया देख के टिक करने वाला, वो बहुत नुकसानदेह है ना, वो सौदा बहुत नुकसानदेह है। तो कोशिश करिए कि एट जितना हो सके कुछ छोड़िए मत किसी भी सेगमेंट में। तो mn आ गया यहां तक, ये दोनों एक्सप्रेशन क्लियर है बच्चों? प्रेशर का, प्रेशर एग्जर्टेड है ना, तो प्रेशर एग्जर्टेड का ये एक्सप्रेशन सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़े, चलिए। अब इसकी कुछ वेलोसिटी हैं जो आप लोगों को पता ही होंगी, है ना। तीन टाइप की वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, एक आप बोलते हैं वी आर एम एस, आर एम एस वेलोसिटी। तो गैस मॉलिक्यूल की जो आर एम एस वेलोसिटी है, अब आपके लिए नया नहीं है, बहुत सारी जो वेलोसिटी है रेंडमली मूविंग गैस मॉलिक्यूल के V1, V2, V3, Vn, उन सभी का स्क्वायर किया जाए और फिर उनका एवरेज, स्क्वायर का एवरेज लिया जाए, तो वहां से स्क्वायर का एवरेज आ जाएगा, फिर उसका अंडर रूट कर दिया जाए, यही ना। तो अगर आप ये बोलते हो कि वी आर एम एस जो है वो बेसिकली क्या है, वो वी स्क्वायर एवरेज का अंडर रूट है। मतलब इसको और कैसे बोल सकते हो, मतलब V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, Vn स्क्वायर, मान लो n मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अपॉन में n से एवोगैड्रो लग रहा होगा आपको, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब इसका जो है अंडर रूट, इसका अंडर रूट, तो ये अपने पास आरएमएस हो जाएगा, ठीक है। 3RT पाई नहीं आता भाई, तो P1 दिस, ठीक है। तो यहां से जो आप डेरिवेशन है वो आप अभी जो आपने एक्सप्रेशन निकाला है, देखिए PV वाला है ना, उससे आप निकाल सकते हो PV इज इक्वल टू 1/3 m इंटू एन वी आर एम एस स्क्वायर। और अभी मैंने आपको प्रूव किया कि इसको मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं, तो 1/3 m वी आर एम एस। तो वी आर एम एस का एक्सप्रेशन आप यहां से आसानी से निकाल सकते हो, अंडर रूट 3PV अपॉन में m, 3PV अपॉन में m, ठीक है। अब देखो भाई आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू वेट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट RT, तो P इक्वल टू रो RT अपॉन में m, ठीक है। तो आप रो RT अपॉन में V, सॉरी रो RT, PV को आप लिख सकते हो रो RT बाई m, सॉरी P को आप लिख सकते हो रो RT बाई m। तो यहां से आप P की वैल्यू अगर आप पुट करते हो, ये P होगा ना, यहां पे डायरेक्ट डेंसिटी वाला एक्सप्रेशन यूज कर लो, वहां आपको डायरेक्ट मिल जाएगा यहां से। तो P इक्वल टू अभी आपने पढ़ा था हाफ रो वी आर एम एस स्क्वायर, तो वी आर एम एस क्या हो जाएगा, 1/3 था ये, 3P अपॉन रो अंडर रूट
VRMS, है ना। और P बाई रो को और क्या लिख सकते हो, RT बाई M, तो इसको लिख सकते हो √3 RT बाई M, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना मॉलिक्यूल के लिए। पर मॉलिक्यूल की बात करते हो तो सभी को पता है कि जो एवोगेड्रो नंबर है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ रिलेशन सभी को पता है। के जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो R बाई M है। के जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसको आप R बाई M लिखते हो, ठीक है, लिखते हो ना। के जो आपके पास होगा वो R बाई N लिखते हो। और N जो है M इंटू N इज इक्वल टू M है। बोलो M इंटू N इक्वल टू, तो N अपने पास क्या हो जाएगा, M और M ऊपर चला जाएगा तो 3kT। N को आप क्या लिख सकते हो, तो 3RT बाई M। तो यहां से अब आप बता सकते हो इसको, और 3R के जगह पे K हो जाएगा T अपॉन में स्मॉल m। मतलब इसको ऐसे सोच लो कि K इंटू N तो वही है अपना R बाई M, जहां पे दिखे वहां पे आप K बाई M लिख सकते हो। तो यही चीज लिखा गया है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर VRMS। तो ये रट लो फॉर्मूला, रट चुके हो गए आई थिंक। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर VRMS, ठीक है। तो VRMS अपने पास ये है 3kT बाई M, स्मॉल m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। K बाई M होगा, K होगा तो स्मॉल m होगा, R होगा तो मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हो कि VRMS जो डिपेंडेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m है, दिख रहा है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल डिपेंडेंसी पे भी क्वेश्चन बहुत आए हैं, तो ये ध्यान दीजिए। दूसरा क्या है कि कभी प्रेशर की बात करो तो इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है देन VRMS इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो अगर आप प्रेशर को चेंज करते हो तो VRMS जो है गैस मॉलिक्यूल का नहीं बदलेगा, ठीक है। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन VRMS इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो वो नहीं बदलेगा। कब, क्यों? क्योंकि सबको पता है कि अगर प्रेशर चेंज होगा तो रो भी चेंज होगा, इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा इफ T इज कांस्टेंट। ये आपने अभी वेव में भी देखा था, है ना। तो P बाई रो हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर टेम्परेचर अपना, कल का नोट्स अपलोड नहीं हुआ है क्या? ऐसे कैसे हुआ? भेज तो मैंने उसी समय दिया था। चलो एक बार बोलता हूं, P बाई रो इक्वल टू C इफ T इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी नहीं आएगी बच्चों, प्रेशर पे डिपेंडेंसी नहीं आएगी, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट अपना है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड नाम से ही समझ रहे हो, 2 बार बी हो गया है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड नाम से ही समझ रहे हो कि क्या है इसका मतलब, कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल हैं, जितने भी, अरे यार पढ़ाई करो, अभी टारगेट वारगेट कुछ सेट मत करो यार। तुम लोग ये YouTube देख के ये सब साइड इफेक्ट पा रहे हो कि इतने चैप्टर कर लो उससे 60 नंबर आ जाएंगे, 70 नंबर आ जाएंगे, बाकी चैप्टर छोड़ दो। ये सब क्यों कर रहे हो यार? अभी ये सब मत करो। मैं जो बोलता हूं अभी पढ़ाई करो, बहुत टाइम है, सब पढ़ चुके हो, बस तुम्हें समेटना है। ये सब गलत स्ट्रेटजी है, ये आपकी गलती नहीं है, ये YouTube देखने का नतीजा है। मैंने बोला भी था नैतिक,
कि अगर आप बोल रहे हो कि 6 चैप्टर से 60 नंबर लाना चाह रहे हो आप, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, बट वो एक चांस ले रहे हो ना आप। 6 चैप्टर का मतलब 15 क्वेश्चन, 6 चैप्टर का मतलब 15 क्वेश्चन, तो 6 चैप्टर से 15 क्वेश्चन तो 15 इंटू 4, ठीक है। तो नैतिक बाबू ये वाला स्ट्रेसडी मतलब सुसाइडल है। अगर आपने पढ़ाई, ये तो तब है ना जब मरता क्या नहीं करता, जब आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा है तब ये सब सोचिएगा। आप अगर कर पा रहे हैं तो पूरा करिए, ठीक है। आपका ये सारा स्ट्रेसडी जो यूट्यूब पे आके लोग दे रहे हैं ना, वो सब फेल हो जाएगा। आप पहले, अभी नहीं मैं बोल रहा हूं, आप एग्जाम दे के आना, फिर बताना कि कौन सी स्ट्रेसडी काम आई। भाई जब पेपर विंडो खुलता है ना, जब विंडो खुलता है तो सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। वहां पे बैटिंग वही कर पाएगा जो बैटिंग इतना ज्यादा किया होगा कि फिर उसको पता होगा कि वो बॉल देखता नहीं है, वो पिच पे इतनी बैटिंग कर चुका होगा कि उसको ये बॉल देखकर बैटिंग नहीं करता है, फिर अपने आप उसका स्टेप जाता है और अपने आप बल्ला घूमता है। इस लेवल के लोग सेलेक्ट होते हैं। आप पिच देख रहे हो, पिच का जायजा लगा रहे हो, है ना, कि बॉल टर्न होगी कि नहीं होगी, इन स्विंग होगा कि आउट स्विंग होगा, कैसे खेलेंगे। इस तरीके की स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी भाई। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो कि कोई भी पिच हो बल्ला अपने आप घूमे। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है कि मोस्ट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इसको पोजेस करते हैं। तो स्पीड पोजेस बाय, ऐसे बोल सकते हो। क्या फायदा हुआ फिर ऐसा पढ़ाने का मुझे, जब पढ़ने के बाद आप ऐसा बोल रहे हो। बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इतना पढ़ने के बाद, टाइमली कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप ये सब सोच रहे हो, तो क्या फायदा हुआ। स्पीड विच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, ये होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। हाँ, मैं ये बोल सकता हूं कि आप थोड़ा जैसे कि मैकेनिक्स 2 है, तो मैकेनिक्स 2 में आप कम समय दीजिए, मैकेनिक्स 2 को कम समय दीजिए और उसके जगह पे आप 12th के लास्ट के टॉपिक्स, है ना, मॉडर्न फिजिक्स हुआ, उसके बाद से रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये सब निपटाइए। ये स्ट्रेटजी समझ में भी आती है। लेकिन आप एकदम से सब कुछ छोड़ देंगे, केवल 6 चैप्टर चुनेंगे, तो ये तो थोड़ी अजीब बात है। स्पीड विच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एक एग्जांपल ले, मान लो 1 2 2 3 3 3 4 5 6, ठीक है। ये किसी सर्टेन गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी ये स्पीड बयां कर रही है, ठीक है। तो ये किसी सर्टेन गैस मॉलिक्यूल्स की ये स्पीड बयां हो रही है, तो इसमें बता सकते हो मैक्सिमम ऑकरेंस किसका है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल VMP, मोस्ट प्रोबेबल कितना होगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितना होगा 3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 23 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन तक आप कर ले रहे हो, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। भगवान करे, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है कि आप रियल एग्जाम में भी 23 24 फोड़ के आए, मेरा भी कुछ नाम रोशन करें। तो यहां पे VMP जो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं तो आप ही लोग के भरोसे हूं भाई, ठीक है। गुमनाम आपके लिए, आप कुछ करेंगे तभी मेरा भी कुछ होगा। तो यहां से आने के बाद देखिए, ये क्लियर है बच्चों, पहले बताओ ये क्लियर है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो आप लिख सकते हो, VMP मोस्ट प्रोबेबल, वो है √2p/ρ, और p/ρ को आपको पता है RT/m लिख सकते हो, तो 2RT/m, है ना। या फिर 2R के जगह K लिख रहे हो तो यहां M के जगह स्मॉल m हो जाएगा। अब समझ गए होगे। तो ये फॉर्मूला बच्चों, मैं आपको ऐसे भी इस सिचुएशन में ऐसे भी आपका सर भारी नहीं कर रहा हूं, आप देख रहे हैं बहुत एक्सक्लूसिव पढ़ा रहा हूं, इसीलिए कि आपको अभी परेशान ना करूं।
आपको जो निहायत जरूरी चीज है केवल वही बताऊं, ठीक है। तो 2 kT/m, ठीक है। चलिए, तो 2p/ρ, 2RT/m, 2kT/m, तो ये बच्चों मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। नेक्स्ट अपने पास है, एक बार ये सब देख के जाओगे तो भी कर लोगे, इन सब में कुछ है नहीं इन सब टॉपिकों में। नेक्स्ट अपने पास है एक एवरेज स्पीड, तो ये एवरेज तो सभी को पता ही है ना। तो एवरेज स्पीड जो है वो हो जाएगा v एवरेज v1 प्लस v2 डॉट डॉट vn अपॉन में n, ठीक है। और ये जो आता है इसका जो फॉर्मूला आता है v एवरेज का, हाँ इसमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व डिलीटेड है बच्चों, वहीं से ये सब चीजें आती हैं, है ना। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मत पढ़ना, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसमें डिलीटेड है इस बार के इसमें, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने पास है 8p/π या फिर आप बोल सकते हो 8p/ρ को RT/m, तो 8RT/πm, भाई कैपिटल M, और 8kT/π स्मॉल m हो जाएगा फिर। तो ये फॉर्मूला है अपना v एवरेज का, ये फॉर्मूला है v एवरेज का, ठीक है, ठीक है। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ नहीं, आप पहले ही से ही रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हो, लगे रहो बच्चों, बस हिम्मत मत हारो। अब बच्चों इसमें एक बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि VRMS, अगर आप देखोगे आगे तो आपको VRMS ग्रेटर देन V एवरेज ग्रेटर देन VMP मोस्ट प्रोबेबल, यही आएगा, ठीक है। और इसमें ये भी ध्यान रखना, एक तो ये कई बार पूछा गया है तो ये जान लेना, वहां कैलकुलेट करने मत लग जाना, वहां कैलकुलेट करने मत लग जाना, ठीक है। अब यहां पे ये वैल्यू भी जान लो कि जो V एवरेज है वो है 0.92 नियर अबाउट, इधर उधर थोड़ा हो सकता है, VRMS चेक कर लेना, और VMP वो है 0.82 VRMS, ठीक है। आज फिजिक्स की क्लास आपको लगेगी कुछ केमिस्ट्री टाइप कि बस रटो और ये फैक्ट जानो। VMP मतलब ऐसा नहीं है, कोई भी साइंस का सब्जेक्ट सब में लॉजिक होता है। तो V एवरेज 0.92 और ये MP है 0.82 VRMS, ठीक है। मतलब जितना दिमाग आप फिजिक्स में लगाते हो एक क्वेश्चन में, उतना इस चैप्टर में भी नहीं लगाओगे, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये सब आपको रट लेना है और इसमें कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, आप इसके भी बहुत फॉर्म है। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो आप बोलते हो हाफ m VRMS स्क्वायर, ठीक है, वेयर मास m सबको पता है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हाफ m VRMS स्क्वायर ये हो जाएगा एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब अगर पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस की बात करते हो, बहुत सारे ये हैं। अगर आपसे बोला जाए एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो क्या करोगे? हाँ, पर मॉलिक्यूल बोल रहा है, बताइए आप लोग क्या करेंगे? पर मॉलिक्यूल में क्या करेंगे? हाफ m, ये तो वही रहेगा। और VRMS को कैसे लिखेंगे? पर मॉलिक्यूल है तो 3kT/, वाला लिखोगे, तो ये हो जाएगा 3kT/, में m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा बच्चों? 3/2 kT। ये सब आपने रटा होगा यार, तुम लोग जरा कमेंट करके बताओ, ये सब याद है ना तुम लोगों? केमिस्ट्री में सब पढ़े होगे,
तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 kT और पर मोल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसी को अगर ऐसे बोला जाए एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल हो जाए तो ये Vrms को क्या लिख दोगे, आप यहां पे क्या लिखोगे कैपिटल एम, और Vrms को क्या लिख दोगे 3RT/m। तो यहां से क्या आ जाएगा 3/2 RT। तो ये सब आप लोगों को पता है। अच्छा केमिस्ट्री में डिलीटेड है लो, मतलब लोगों ने मतलब कैसा चक्रव्यूह बनाया है, केमिस्ट्री में डिलीटेड है तो फिजिक्स में दे दिया है। अच्छा समझ गया, अच्छा ये मुझे नहीं पता था। तो 3/2 RT ये क्लियर है। फॉर n मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल, तो वो भी आप जानते हो, वो हो जाएगा 3/2 nRT, है ना। तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको मतलब कंफ्यूजन ना हो तो ये सब मैंने सारे एक्सप्रेशन बता दिए, आप यहीं से दोनों चीज निकाल रहे हो, ठीक है। क्लियर है बच्चों। चलिए एक एक्सप्रेशन और है वो भी देख लेते हैं यहीं पे, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसमें डेंसिटी वाला यूज कर लेना। इसी में अगर आपसे बोला जाए कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसमें हो जाएगा 3/2 और रो यूज करोगे, है ना, v वाले के लिए हाफ वी रो Vrms स्क्वायर यूज करोगे, तो हाफ रो ये हो जाएगा हाफ रो Vrms स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम है ना, पर यूनिट वॉल्यूम है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में आप वॉल्यूम को 1 ले लेंगे तो मास के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए आप यही लिखोगे, और जब ये लिखोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, हाफ रो, इसमें यूज कर लो कौन सा फॉर्मूला Vrms का रो वाला, कौन सा P/रो, है ना, P/रो Vrms आप इसमें यूज कर लीजिए, तो √3P/रो, तो √3P/रो, तो 3P/रो, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली अपने पास आ जाएगा 3/2P। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर V वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे, तो ये सारे कंफ्यूजिंग होते हैं, इसमें से कोई पूछा जा सकता है। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर V वॉल्यूम, तो V वॉल्यूम के लिए पर यूनिट वॉल्यूम पता है तो V से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो हो जाएगा 3/2PV, 3/2PV। क्लियर है बच्चों। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां तक क्लियर है सभी को, बोलो। यहीं देखते जाओ, सब याद हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, हालांकि मीन फ्री पाथ, इस पे भी क्वेश्चन खूब आए हुए हैं, मीन फ्री पाथ पे जब आप PYQ में देखोगे तो मीन फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ क्या है, इसको मान लो मैं लैम्डा से डिनोट कर रहा हूं, तो ये बेसिकली है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, एंड अपॉन में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय गैस मॉलिक्यूल
between two successive collision. Between two successive collision upon में time taken between these two collision. Total number of collision. Total number of collision. So total number of collision. तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन तो ये है अपना लैम्डा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, दिस इज मीन फ्री पाथ। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला आता है उसको आपको रट लेना है, लैम्डा का 1/√2 पाई d²n। ठीक है, इसमें कई बार ये पूछ लिया गया है कि जो डायमीटर है, अभी मैं बता देता हूं, ठीक है, इसी फॉर्मूले पे लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d² पे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो लैम्डा इसमें d क्या है, स्फेरिकल मानते हैं, तो डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और यहां पे n क्या है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, जो जनरली हम लोग सोचते हैं, नहीं, n यहां पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d² एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये दिस इज द मीन फ्री पाथ का ये फॉर्मूला है। मीन फ्री पाथ के लिए पहले ये देख लीजिए, ये क्लियर है? बताओ, आप लोग इसको डेरिवेशन के साथ पढ़े हो, अब तुम्हें क्या चाहिए? अगर आपने पूरा डेरिवेशन के साथ ये सब पढ़ा है तो आपको चाहिए क्या? हालांकि डेरिवेशन की कोई बहुत जरूरत नहीं है, आप केवल फॉर्मूले से भी काम चला सकते हो। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से डेरिवेशन है, इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं दे रहा हूं। ठीक है, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से ये सारी चीजें बयां होती हैं प्रॉपरली, तो ये देख लीजिए पहले। कई बार ग्राफ पूछा जाता है इसका टेम्परेचर के साथ, मीन फ्री पाथ का टेम्परेचर के साथ ग्राफ पूछा जाता है। ठीक है, मीन फ्री पाथ के साथ। अरे वॉल्यूम क्यों नहीं दिया जाएगा भाई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्यों नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। तो मीन फ्री पाथ के साथ आपका जो है टेम्परेचर, डायमीटर और प्रेशर के साथ इसका रिलेशन है। तो लैम्डा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये तो आप देख ही रहे हो, d² होता है, एंड लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p होता है। तो ये तीन बात भी ध्यान रखिएगा, इस पे ग्राफ पूछा गया है, इस पे ग्राफ पूछा गया है। ठीक है, इस पे ग्राफ आपसे पूछा गया है। अब ये कैसे आप प्रूव कर सकते हो? आप आइडियल गैस इक्वेशन से प्रूव कर सकते हो, PV = nRT। तो इसको आप nRT को नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो? n × k लिख सकते हो। तो यहां से ये लिख सकते हो ना, R को ये लिख सकते हो, और यहां पर P देखिए, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n, तो ये हो जाएगा n/v kT, ये मैं कह रहा हूं। तो इसको आप यहां पे n लिख सकते हो, तो n हो जाएगा P/kT = n। इसको यहां पे यूज कर सकते हो, तो लैम्डा आ जाएगा 1/√π
डी स्क्वायर और इस n के जगह पे आप ये लिख सकते हो p के टी, ये मैं कह रहा हूं, ऐसे लिख सकते हो ना। तो अब इसमें यही चीज यहां से आपको ये चीज सब बयां हो रही है कि लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अब आप ये लिख सकते हो। अब इसमें ग्राफ पूछा जाएगा तो ग्राफ भी पूछा गया है कई बार, तो ग्राफ तीनों का बता ही दोगे। एक का तो स्ट्रेट लाइन होगा, बाकी का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा होगा, एक का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा। तो लैम्डा वर्सेस टी जो होगा, लैम्डा वर्सेस डी स्क्वायर, डी ले लो, डी स्क्वायर ले लो, लैम्डा वर्सेस पी ले लो, तो ये तो अपना स्ट्रेट लाइन ही होगा और ये दोनों इस तरीके से कर्व होंगे, इस तरीके से कर्व होंगे। बोलो, तो ये आज का जो लेक्चर है ये इसमें हूबहू क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, हूबहू क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे जिसको आपको टिक करना होगा अभी तक जो लेक्चर्स चल रहे हैं। नेक्स्ट है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हो आप? कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ मतलब कोलिजन पर यूनिट पर सेकेंड है ना। तो यहां पे अपने पास जो एफ है उसका फॉर्मूला भी ध्यान रखिए। एफ अपने पास जो आता है वो आता है पाई डी स्क्वायर वी एवरेज एन, पाई डी स्क्वायर वी एवरेज इंटू एन, दिस इज योर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और जब आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो तो इस फ्रीक्वेंसी का जब रेसिप्रोकल लेते हो तो मीन फ्री टाइम आता है ना। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का जब रेसिप्रोकल लेते हो तो मीन फ्री टाइम आता है। तो ये मतलब कहीं अगर पूछ लिया जाए सब तो बस डायरेक्ट ही पूछा जाएगा ये सब, मीन फ्री टाइम। तो मीन फ्री टाइम जो है अपना वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मतलब 1 पाई डी स्क्वायर वी एवरेज इंटू एन। तो ये फॉर्मूला आपके लिए है जिसको आपको ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब आते हैं मेन पार्ट पे। वो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये भी तुम लोगों को पता ही होगा। क्या होता है जरा बताना, देखें कितनों को पता है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है बताइएगा, जल्दी बताइए। नाम से भी काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। जल्दी बोलिए। नहीं बोलेंगे आप लोग, कहोगे सर लेवल से इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो, बड़े लोग हैं हम, ये सब नहीं बताते, कुछ अच्छा पूछो। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो नाम से ही अंदाजा लगा सकते हो कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है। एनर्जी रिमेन सेम आफ्टर ब्रेकिंग। ओ भाई साहब, इनफेबल, ऐसा अंधेर ना करो। मतलब तुम्हारी भावना मैं समझ रहा हूं, लेकिन इसको ऐसे नहीं बोल सकते हो। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये है बच्चों
कि कोई भी अगर आप गैस लेते हैं, सुना तो है, अच्छा चलो सही है, सुना है तो आज जान भी लो। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये है बच्चों की, कोई भी गैस सैंपल अगर आप लेते हो, है ना, तो पर मॉलिक्यूल हाफ केटी या पर मोल हाफ आरटी उसके पास एनर्जी होगी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा मैं आप लोगों को डिग्री ऑफ, चलो लॉ ऑफ, हाँ ये पहले जान लेते हैं फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आएंगे। तो इट स्टेट दैट एनर्जी possessed by gas molecule पर मॉलिक्यूल per degree of freedom is half kT and per mole, और ले लो, और per mole per degree of freedom is half RT, है ना, irrespective type of degree of freedom। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कैसा डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना। कोई भी गैस मॉलिक्यूल अपना जो रैंडम मोशन करता है तो वो कुछ एनर्जी पोजेस करता है डिफरेंट फॉर्म में, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। तो वेरिएबल है ना, पॉसिबल वे, पॉसिबल जो भी उसके पास मोशन होंगे उन सभी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम करेंगे तो हाफ केटी, और अगर पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम करेंगे तो हाफ आरटी है। और उसमें ये परवाह नहीं है कि अपना जो गैस मॉलिक्यूल है वो रोटेट हो रहा है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल है, ट्रांसलेशनल है कि वाइब्रेशनल है, कुछ भी हो, है ना, इरेस्पेक्टिव। तभी तो ये लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन की बात करता है। इक्वी पार्टीशन का मतलब कोई भी उसमें पार्शियलिटी नहीं है। एक जैसे मतलब एक कोई बाबूजी हैं, उनके 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चे कोई मान लो बहुत मेहनत करके अधिकारी रैंक पे, कोई पंचर बना रहा है, मान लो उसने नहीं पढ़ाई की तो पंचर बना रहा है, ठीक है, एक समोसा बेच रहा है, चाय बना रहा है, ठीक है, एक अधिकारी है। तो उसके बाद भी बाबूजी लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन लगाएंगे और विरासत जो उनकी है उसमें सभी को 1/3 या 1/4 हिस्सा दे देंगे। समझ गए होगे। तो यही है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन। वो डिपेंड करता है कि उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसी है, इससे मैटर नहीं करता है। जितनी भी गैस की मॉलिक्यूल होगी वो बराबर हिस्सों में बटेगी। पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ केटी, पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ आरटी। समझ गए बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है U इक्वल टू हाफ केटी, है ना, पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। इफ F टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो लिखेंगे F/2 KT, है ना। F जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। F जो है अपना मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 2 3 4। ठीक है। उसी तरीके से U आप लिख सकते हो F/2 RT,
ठीक है, तो F/2 RT। तो ये क्या हुआ, इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, देखो ध्यान से कि ये क्या है, पर मॉलिक्यूल है और F डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मान लो n मॉलिक्यूल्स हैं तो आप इसमें n से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, n मॉलिक्यूल्स हैं तो n से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मतलब कैपिटल N से, ठीक है। और अगर यहां पे मोल्स हैं तो आप n यहां पे टोटल n से कर दोगे तो ये टोटल हो जाएगा, है ना। रे ऑप्टिक्स अच्छा नहीं है, रे ऑप्टिक्स अच्छा तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको ज्यादा 3 दिन या 4 दिन खपाने होंगे। लेक्चर्स रिवाइज कर लो, रे ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चंस होंगे। यू टोटल होगा F/2 RT, उसमें भी रे ऑप्टिक्स में तुम्हें जो क्वेश्चंस लगे, जो इलिस्ट्रेशंस लगे कि बहुत हाई फाई है तो उसको छोड़ सकते हो, बट थ्योरी वाली जितनी चीजें हैं सारे कर लेना। तो F/2 RT आप ऐसे बोल सकते हो। अब जो F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप बोल सकते हो कि जैसे मोनो के लिए, ये तो याद होगा कि ये भी याद नहीं है, मोनो एटॉमिक अगर गैस है, इनर्ट गैस जितने हैं, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए बच्चों जो पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या हो सकता है, सबको पता है। ये क्या हो सकता है, इसका ट्रांसलेशन हो सकता है ना, एक्स में, वाई में और जेड में। तो ये एक्स में ट्रांसलेट कर सकता है, वाई में कर सकता है और जेड में कर सकता है। तो इसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो ½ mVx², ½ mVy। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने 3 है, तो यहां पर F जो होगा वो 3 होगा। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, है ना, डिग्री ऑफ, तो 3/2 RT, ये पर मोल है। n मोल के लिए क्या हो जाएगा, 3/2 nRT, है ना, फॉर n मोल। क्लियर है। तो दिस इज द ट्रांसलेशनल, और किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका ये मतलब है बच्चों कि ये जैसे Vx है, ये Vy होगा और ये Vz होगा, तो ½ mVx² इक्वल टू ½ mVy। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन देखो यही कहता है, ½ mVz² इक्वल टू ½ है ना, या ½ kT या ½ ठीक है। तो यहां पे आप बता सकते हो कि ये हो जाएगा 3/2 nRT, ये हो जाएगा अपने पास इसको। अब यहीं से देखो CP/CV भी निकाल सकते हो। आप सभी को पता है कि जो CV होता है वो क्या होता है, 1/n du/dt, यही होता है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करते हो, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, du/dt करते हो, इसका सारी चीजें आपको यहीं से मिलने लगती हैं फिर। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, du/dt 1/n कितना आ जाएगा, 3/2r, यही तो CV है बच्चों। तो यहां से आपको मिलेगा CV इक्वल टू 3/2r। तो CP भी निकाल सकते हो, CV प्लस R, दैट इज 5/2r, और गामा निकाल सकते हो CP/CV, दैट इज 5/3। तो ये अपना मोनो एटॉमिक की कहानी है, CP/CV और गामा की। ये मोनो एटॉमिक की कहानी है CP/CV और गामा की। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट अपना है डायटॉमिक। तो डायटॉमिक में क्या है, डंबल शेप होगा,
H2O2N2 जो आप लेते हो, ठीक है। तो देखो, एक तो ट्रांसलेशन एक्स में भी ट्रांसलेट कर सकता है, ये वाई में भी और जेड में भी। ये पूरा डंबल शेप वाई में ट्रांसलेट कर सकता है, एक्स में कर सकता है और जेड में। तो इसके 3 ट्रांसलेशन हो जाएंगे बच्चों। और रोटेशन भी समझते हो, 2 पॉसिबल रोटेशन है इसके पास, 2 पॉसिबल रोटेशन भी होंगे, 2 पॉसिबल रोटेशन होंगे। कौन कौन से? ये तो अपने पास Vx, Vy और Vz। तो ये 3 ट्रांसलेशनल, 3 ट्रांसलेशनल रोटेशन क्या हो सकता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 कैसे मान लिया भाई? डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन यही है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का है कि पॉसिबल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन गैस मॉलिक्यूल कैन हैव। लिख देता हूं, पॉसिबल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन या मोशन, पॉसिबल नंबर ऑफ मोशन ए गैस मॉलिक्यूल कैन हैव इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ठीक है। तो जैसे ये है मोनो है, तो मोनो है तो ये बॉल एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी। तो 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन है इसके पास। किस फॉर्म में है? ट्रांसलेशनल के फॉर्म में है। और वो ट्रांसलेशनल के फॉर्म में है तो उनका जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन से जो भी होगा सबको क्या मिलेगा? हाफ kT पर मॉलिक्यूल या हाफ RT पर मोल। यहां पे आ जाइए। तो यहां पर अपने पास ये 3 ट्रांसलेशनल रोटेशन की बात करते हैं। तो इसमें जो रोटेशन होगा देखो, वो क्या होगा? एक तो उसी प्लेन में होगा और एक प्लेन छोड़कर होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो एक अपने पास होगा ऐसा, ऐसे इसको अगर घुमा दिया आपने तो ये कौन सा प्लेन हो गया? XZ प्लेन है ना। इसका जो रोटेशन है वो कैसे हो रहा है? XZ पे। क्लियर है? तो यहां से अब आप बता सकते हो कि ये अपने पास XZ प्लेन है, तो ये हो जाएगा रोटेशन इन, ये Y है मान लो, ये X एक्सिस है और ये अपना Z एक्सिस है। तो ये रोटेशन XZ प्लेन में है। तो ये हो जाएगा रोटेशन इन XZ प्लेन। XZ प्लेन में रोटेशन एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी बताओ क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी दिख रहा होगा सबको कि वो अपने ही प्लेन में ऑसिलेट करे, अपने ही प्लेन में। ठीक है। तो इसका ओरिएंटेशन ऐसा हो जाए, ओमेगा, ये है ओमेगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना सभी को? ये ऐसे मूव करे, ये ओमेगा हो अपने ही प्लेन में। तो ये है अपना एक्स, क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लेन। तो 2 रोटेशनल, यहां से आप बता सकते हो 2 रोटेशनल है एंड 3 ट्रांसलेशनल एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो एट नॉर्मल टेम्परेचर 2 चीजें होती हैं। एट नॉर्मल टेम्परेचर है ना, एफ डाया वो 5 होगा, एफ नॉर्मल टेम्परेचर पे वो F5 होगा। तो इसकी जो एनर्जी होगी वो लिख सकते हैं 5/2 nRT, 5/2 nRT। ठीक है। तो यहां पे अब du/dt 1/n करोगे तो y 5/2 R आएगा, जिसको आप CV बोल सकते हो 5/2 R। और CP हो जाएगा
7/2R और गामा हो जाएगा 7/5। दीज आर ऑल एट नॉर्मल टेम्परेचर। बार बार ये नॉर्मल वर्ड क्यों लिख रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ नॉर्मल टेम्परेचर से तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे, जैसे कि स्प्रिंग से जोड़ दो और इसको स्ट्रेच करके छोड़ दो तो अपने मीन पोजीशन के अबाउट ये क्या करेंगे, इस तरीके से ऑसिलेशन करेंगे। तो एट हाइयर टेम्परेचर की अगर आप बात करते हैं तो फॉर हाइयर टेम्परेचर आपको एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलने लगेगा और वो है अपना वाइब्रेशनल। ठीक है, तो एट हाइयर टेम्परेचर, चलो मैं यहां लिख देता हूं, एट हाइयर टेम्परेचर तो एट हाइयर टेम्परेचर आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल्स oscillate about their mean position। तुम अपने अपने मीन पोजीशन के अबाउट एक ऑसिलेशन भी करेंगे। सो एफ जो होगा वो हो जाएगा 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल प्लस 2 ये ट्रांसलेशनल, ये अपना रोटेशनल और ये अपना वाइब्रेशनल। तो 7 हो जाएंगे। तो एफ डाया जो होगा वो अपना हाइयर टेम्परेचर पे 7। जब तक बोला ना जाए आपको लेना नहीं है, जब तक बोला ना जाए तब तक बच्चों आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही लेना है। ठीक है, वाइब्रेशनल नहीं कंसिडर करना है जब तक बोला ना जाए। तो यू टोटल इस केस में जो हो जाएगा वो 7/2 nRT हो जाएगा और 1/n du टोटल बाई dt वो हो जाएगा 7/2R और यही अपना CV हो जाएगा, CP हो जाएगा 9/2R और गामा हो जाएगा 9/7। बाकी बचते हैं पोली एटॉमिक। पोली एटॉमिक जनरली नहीं है अपने सिलेबस में। भाई अब रिवीजन का टाइम क्यों नहीं मिल रहा है? अभी क्लासेस कहाँ चल रही हैं? अब आपकी बीच बीच में इतनी छुट्टियां, क्लासेस कहाँ चल रही है? अभी भी आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है? कैसी बात कर रहे हो यार? अभी भी आपको रिवीजन का टाइम कैसे नहीं मिल रहा है? ऐसा मत बोलो भाई, अब तो रिवीजन का टाइम जरूर मिल रहा होगा। 7/2R एंड 9/2R और 9/7। ठीक है, और ये सब अभी ताजा ताजा पढ़ रहे हो तो इसको तो रिवाइज बहुत लास्ट में बस देख लेना है, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। ये क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये कहानी है अपनी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। अब बात करते हैं कि मान लीजिए गैसेस को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, गैसेस को मिक्स कर देते हैं तो अच्छा सीपी को अपॉन सीवी ये है अपना गामा और Cp माइनस CV इक्वल टू R है। तो Cp और CV को गामा के टर्म्स में लिखा जा सकता है ना, ये भी जान लो, R गामा अपॉन गामा -1 और CV हो जाएगा R अपॉन गामा -1। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हमेशा काम आने वाली हैं, ये तो पता होगा सभी को। ठीक है, तो R अपॉन गामा -1। अब मेरा आपसे ये कहना है बच्चों कि मिक्सचर की अगर बात करें, है ना, मतलब मैं मोनो डाया को मिक्स कर रहा हूं, मोनो डाया इन सबको मिक्स कर रहा हूं, तो सीपी मिक्सचर, सीवी मिक्सचर एंड गामा मिक्सचर। ठीक है, एक टाइप की गैस नहीं है वेसल में। आपने मान लीजिए एक मोनो और डाया को मिक्स कर दिया, अब उसका जो मोलर हीट कैपेसिटी होगा एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम या गामा मिक्सचर का क्या होगा। तो देखो, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक कोई गैस मॉलिक्यूल है, इसमें जो है
N1 मोल्स हैं CV मोनो के, N1 मोल्स मोनो है, ठीक है। N2 मोल्स डाया है, N3 मोल्स ट्राया है, ट्राई मॉलिक्यूल है। चलो ट्राई हटा देते हैं अभी, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। तो यहां पे हीट जो पूछा जाए वही पहले करते हैं। आपने मान लीजिए डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया इसमें, जिससे कि इसका टेम्परेचर जो है डेल्टा टी से राइज हो गया बच्चों। तो डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर, है ना, राइज इन टेम्परेचर इफ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ, और ये इंसुलेटेड है, मतलब जो भी आप हीट दोगे वो कहां रहेगी, गैस मॉलिक्यूल में। तो इफ डेल्टा टी राइज इज नहीं है, राइज इन टेम्परेचर है, राइज इन टेम्परेचर इफ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द कंटेनर। तो डेल्टा क्यू को आप क्या लिखोगे बच्चों, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ, और ये फिक्स है वॉल्यूम इसका, तो ये तो जीरो होगा, ये तो जीरो होगा, ठीक है। तो अब आप क्या बोल सकते हो, यहां से बोल सकते हो, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स, इसको क्या बोलोगे, N1 प्लस N2, और ये क्या हो जाएगा, CV मिक्सचर डेल्टा टी, यही तो होगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, CV मोनो क्या होगा, N1 CV मोनो, यही लिख सकते हो, डेल्टा टी प्लस N2 CV डाया डेल्टा टी प्लस N3, चलो N3 नहीं लिखा है, और होगा तो N3 लिख दोगे, डेल्टा टी हट जाएगा तो CV मिक्सचर क्या मिलता है तुम्हें, वो मिलता है N1 CV मोनो N1 CV मोनो प्लस N2 CV डाया, मैंने मोनो डाया लिया है, बाकी हो सकता है कि आपको और हो कुछ, है ना, तो ऑब्वियसली मोनो डाया का ही मिक्सचर होगा, नहीं तो मोनो मोनो होगा, डाया डाया होगा, तो इतनी कहानी करने की क्या जरूरत है। तो N1 CV मोनो, N2 CV मोनो अपॉन N1 प्लस N2, तो दिस इज द CV मिक्सचर। अब आप CP मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, प्लस आर करेंगे, है ना, इसमें प्लस आर कर देंगे, तो शायद सभी बच्चे समझ रहे हैं कि जब आप प्लस आर कर दोगे यहां पे तो N1 के साथ एक क्लियर होगा सभी को। तो CP मिक्सचर क्या मैं डायरेक्ट लिख पाऊंगा, क्या हो जाएगा, N1 यहां पे, यहां प्लस आर करोगे तो N1 कॉमन होगा, CV मोनो प्लस आर क्या बन जाएगा, CP मोनो प्लस N2 CP मोनो CP डाया अपॉन N1 प्लस N2, बोलो बच्चों, और इन्हीं को डिवाइड कर दोगे तो गामा मिक्सचर मिल जाएगा, तो गामा मिक्सचर भी मिल जाएगा आपको, तो गामा मिक्सचर होगा। इस पे खूब क्वेश्चन आए, भर भर के क्वेश्चन आए हैं, अगर जब आप जाएंगे देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जगह नहीं है, चलो आगे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा इसको और किस फॉर्म में, गामा के फॉर्म में भी लिख सकते हो क्या, देखो इसको गामा के फॉर्म में लिख सकते हो क्या, CV मोनो को N1 R अपॉन गामा मोनो -1 प्लस N2 R अपॉन गामा डाया -1 अपॉन में N1 प्लस N2, ऐसे भी लिख सकते हो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और यहां पे देखो N1 R गामा, तो ये हो जाएगा R गामा मोनो अपॉन गामा मोनो -1 प्लस N2 R गामा डाया अपॉन में गामा डाया -1 अपॉन में N1 प्लस N2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बोलो क्लियर है बच्चों। अब इनको उठा के डिवाइड भी करेंगे, तो इनको उठा के अगर आप डिवाइड कर देते हो
तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? इन दोनों को अगर उठा के डिवाइड कर दोगे ठीक है, तो इनको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो गामा मिक्सचर मिल जाएगा। वो क्या हो जाएगा? सीपी मिक्सचर अपॉन सीवी मिक्सचर। और वो कितना होगा? N1 सीपी मोनो, सीपी मोनो प्लस N2 सीपी डाया अपॉन में N1 सीवी मोनो प्लस N2 सीवी डाया। तो ये आपके काम का फॉर्मूला है। ये सब गामा मिक्सचर भी ऐसे निकाल सकते हैं। गामा मिक्सचर भी N1 CV1 प्लस N2 CV2, N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 CB1 प्लस N2 CV2। ठीक है, इसको चाहो तो अगर गामा के टर्म्स में डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करना होगा। जरा देखो तो क्या आएगा, बताना। ये तो मुझे लगता है इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो नीचे वाला टर्म तो कट ही रहा है ना, और आर भी कट रहा है, आर भी कट रहा है। तो N1R तो वो भी कर लेना, देख लेना, यहां से आ जाएगा। एन वाइब्रेशनल डायटोमिक के लिए 1 नहीं होगा भाई आंसू, आप भूल गए। अभी आपको मैंने क्या बताया, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, आप ऐसे सोचो ना यार। तो ये ऑसिलेट करेगा, ये अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा भाई। इसका ऑसिलेशन अपने मीन पोजीशन के अबाउट होगा, इसमें क्यों कंफ्यूजन है आपको? ये अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा और ये वाला अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा। ये अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे। ये भी दो बॉल है, स्प्रिंग से जोड़ दो, खींच दो, तो दोनों वाइब्रेट करेंगे ना यार अपने मीन पोजीशन के अबाउट, समझ गए? तो 2 होगा और सिंगल का कुछ नहीं होगा, सिंगल का कोई वाइब्रेशनल नहीं होगा। क्लियर है? तो ये आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कभी कभी, हालांकि ये जेई एडवांस लेवल पे पूछा जा सकता है, मेंस पे मुश्किल ये कि आपसे ये बोला जाए कि के फ्रैक्शन डिसोसिएट हो गया, ठीक है। मान लीजिए डायटोमिक का कुछ के फ्रैक्शन जो है डिसोसिएट हो गया, तो जब वो डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या बनाएगा बच्चों, आप बताओ? अगर वो डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या बनाएगा? अगर वो डिसोसिएट हो गया तो क्या बनाएगा आपका? मान लीजिए किसी चैम्बर में अपने पास n मोल्स ऑफ डाया है, n मोल्स ऑफ डाया है, और इसमें से कुछ के फ्रैक्शन डिसोसिएट। वाह क्या बात है, सब रटे हुए हैं लोग, बहुत बढ़िया। के फ्रैक्शन डिसोसिएट हो जाता है, ये भी पता है तुम लोगों? के फ्रैक्शन है ना, परसेंटेज लिख लेते हैं, फ्रैक्शन क्या परसेंटेज। तो के फ्रैक्शन जो है, के परसेंट, डिसोसिएटेड। तो ये सब तुम लोग को ज्यादा पता है मुझसे लगता है, फिर भी पढ़वा रहे हो। तो के परसेंट ऑफ मोल्स ऑफ डायटोमिक डिसोसिएटेड। तो अब नया जो अपने पास होगा उसका सीपी, सीवी और गामा लिख सकते हो क्या सभी बच्चों? जरा कमेंट करो, देखें कितने लोग बता पा रहे हैं। तो बच्चों इसमें से आपको ध्यान रखना है कि जब ये आफ्टर डिसोसिएशन
आफ्टर डिसोसिएशन पहले क्या देखें कि इसमें मोनो और डाया दोनों हो चुके होंगे, है ना। तो डिसोसिएशन होगा तो मोनो भी होगा और प्लस डाया भी होगा, तो एक आपका मिक्सचर बन गया ना, मोनो और डाया का ये मिक्सचर बन गया। तो बच्चों मोनो के कितने मोल्स होंगे बताओ, मोनो के मोल्स, इसको N1 मोल्स मोनो को मान रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स मोनो के कितने होंगे आप लोग जरा कमेंट करके बताइए प्लीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोनो, जल्दी बताइए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोनो कितने हो जाएंगे, मोनो के मोल्स बता रहे हैं N1 मान लेते हैं और इसके N2 मान लेते हैं, तो N1 कितना होगा, N1 वो हो जाएगा K/100 इंटू N, और एक डायटोमिक डिसोसिएट होगा तो दो बनाएंगे, एक डायटोमिक डिसोसिएट 2N नहीं होगा, K फ्रैक्शन बोला है, पूरा का पूरा थोड़े डिसोसिएट हो रहा है, N मोल्स पूरे डिसोसिएट होते तो आप बोल देते 2N, है ना। N बहुत बढ़िया भाई, N/100 इंटू N इंटू K, N1 ये मोल्स ऑफ मोनो होगा, ठीक है। और मोल्स ऑफ डाया, मोल्स ऑफ डायाटॉमिक वो N2 है, वो होगा कितना, कितने बचे इसमें से N, इतना आपका डिसोसिएट हो गया तो बचा कितना, N-K/100 इंटू N, ये अपने बच जाएंगे, इतने बच जाएंगे बच्चों, है ना, ये बच जाएगा। चलिए तो अब मिक्सचर का लिखते हैं, CV मिक्सचर क्या होगा, फॉर्मूला लगा दो, N1 मतलब K/100 इंटू N इंटू 2, और ये हो जाएगा CV मोनो प्लस N इंटू 1 माइनस K/100 CV डाया, आपको वैल्यू दी जाएगी सब, अपॉन में N1 प्लस N2। तो जब यहां पे N1 प्लस N2 करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो चुके हैं, यहां पे ये मत कर देना कि इन दोनों को ऐड कर दे रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बताना जरा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, इन दोनों को जोड़ो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है बच्चों, इसको जोड़ोगे इसके साथ तो क्या आएगा, N प्लस N/K/100, यही तो आएगा। अरे इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 से ये ऐड होके तो यही आएगा, N प्लस N/K/100, यहां पे ये ध्यान रखना, N मत लिख देना, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा, तो CV मोनो मिल जाए, CV मिक्सचर मिल जाएगा, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, CP मिक्सचर भी निकाल सकते हो और गामा मिक्सचर भी निकाल सकते हो, तो यहां से आप गामा मिक्सचर भी निकाल सकते हो। तो ये केस होता है डिसोसिएशन का। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया दुर्गेश, सही बताया आपने, क्लियर है बच्चों। तो ये कहानी थी आपकी KTG की, लगभग सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। कल इस पे जो है एक सेशन और लेंगे और थर्मोडायनेमिक्स और इसके मिला के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, PYQs ही करेंगे, ठीक है, PYQs इस पे कर लेंगे। तो कल एक सेशन होगा, बाकी जो है आगे भी देख लेंगे, एक सेशन और जरूरत होगी तो एक सेशन और ले लेंगे। और आपका एक लास्ट टॉपिक यूनिट डायमेंशन और एरर एनालिसिस, वो भी बता देंगे, हालांकि बहुत घटिया चैप्टर है यार, उसमें क्या यूनिट डायमेंशन में क्या बताऊंगा, MLT लिखना नहीं आता, वो सब मैं नहीं बताऊंगा, उसके जो कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं वो बता दूंगा। हाँ मेंस के ही ले लेंगे भाई, परेशान मत होइए, मेंस के ही ले लेंगे। बोर्ड के लिए देखिए, बोर्ड के लिए अभी आप बोर्ड के लिए प्री बोर्ड, अभी आप बोर्ड जनवरी जैसे आप दे चुके होगे तो फरवरी आपका बोर्ड, मार्च से अगर है जिनका, उनको तो फेब से जुट जाना चाहिए, और जिनका अगर फेब से ही है, मुझे नहीं पता बोर्ड का डेट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लो, तो डेरिवेशन और रिविजन वाली चीजें थोड़ी धीरे धीरे करते जाओ।
अरे भैया अपनी कक्षा वाले जेई रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं। रजत बाबू कह रहे हैं कि अपनी कक्षा वाले जेई रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं। अरे भैया दे दो भाई, दे दो। ऐसा कौन सा टॉप 10 लेके आने वाले हो कि बाद में अपनी रैंक बेचोगे? अगर ऐसा है भी तो थोड़ा तो ईमानदार बनो भाई रजत, दे दो उनको रजिस्ट्रेशन। पढ़ाया तो गया है आपको, ठीक है, पढ़ाया तो गया है। मान लो आप टॉप 10 में आ जाते हो, ठीक है, तो आप और लोगों को भी अपना टेस्टिमोनियल लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रजत भाई कह रहा है आपको देंगे। थैंक यू भाई रजत, हमको देके क्या होगा? आप जानते हो आपका जो ये मास्टर है बहुत हिडन मास्टर है ना, आप ही जानते हो बस, और दुनिया का कोई आदमी मुझे नहीं जानता। मतलब इस फील्ड में केवल बच्चे जो पढ़े हैं वही जानते हैं, उसमें भी कुछ जिनको लगता है तो आगे भी याद रखते हैं, जुड़े रहते हैं, बाकी मुझे कोई नहीं जानता, ठीक है। मैं शून्य हूं एक तरीके से। इस फील्ड में जो है जानने के लिए एक अलग कला होनी चाहिए, ये मानते हो कि नहीं? इस फील्ड में जनाने के लिए, मतलब जानने के लिए नहीं, इस फील्ड में अपने आप को जनाने के लिए एक अलग टाइप की प्रतिभा होनी चाहिए, ठीक है। और वो प्रतिभा जो है, मतलब उसमें जो है आप ऐसे सोचो कि जब इंटेल मदरबोर्ड डिजाइन करता है तो वो मदरबोर्ड चेंज नहीं होता, आप अपडेट करके प्रोसेसर, है ना, तो मदरबोर्ड और प्रोसेसर जब दोनों मैच करते हैं तो भगवान बना के भेजता है। मदरबोर्ड भगवान बना के भेजता है, जिसको हम इंट्रिंसिक कैरेक्टर कहते हैं, है ना, जिसको हम इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो वो जो इंट्रिंसिक कैरेक्टर है अपने आप को जनाने वाला, वो मेरे अंदर नहीं भेजा है भगवान ने, ठीक है। तो मिलेंगे बच्चों फिर, हाँ मतलब कल ही मिलेंगे ऑब्वियसली, कल इस पे क्वेश्चंस करेंगे, PYQs ही लूंगा मैं। थोड़ा सा रिवाइज करके आ जाइएगा प्लीज, जो भी आपके पास फॉर्मूले हैं, आप थर्मोडायनेमिक्स वाला फॉर्मूला सारे प्रोसेस के, और CP CV आज यहां देख लिया, और जनरल प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक एक बार रिवाइज करके आ जाइएगा। कल सब लोग फॉर्मूला रिवाइज करके आ जाना, तो यहां PYQ करेंगे कि तो ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स ही आपका पूरा तैयार हो जाएगा, आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ग्रुप बना रहा हूं, बना दूंगा भाई, बना दूंगा भाई। योगेश बाबू कैलोरीमेट्री वोट्री कर लो यार, ये सब फर्जी चीज। अब एक इतना भी मतलब मत हो जाओ, MS डेल्टा T और आइस को इसमें मिलना, ये सब चीजें कर लो यार। ये इतनी चीजें तो आपको आती होगी, 9th क्लास से बच्चे पढ़ते हैं ये सब मत कराओ, ठीक है। जो आगे आप बोलोगे तो वो भी करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बता देना जैसा हो, एरर खत्म होगा तो कैलोरीमेट्री भी करा दूंगा भाई, ऐसा क्या, अभी तो समय है मेरे पास बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।